નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીવનદીપ વિદ્યાલયના ઓનલાઈન ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે. આજેનો આપણો વિષય છે વિષય હિન્દી ધોરણ 10ની અંદર આજે આપણે પાઠ જોઈશું બૂઢી કાકી, જેના લેખક છે प्रेमचंद, कि जैमनो जन्म 1880 निधन 1936 को हुआ था. प्रेमचंद जी ने कई सारे उपन्यास लिखे, कई सारी कथाएं लिखी, जिसमें से एक हम उनका अंश एक ले रहे हैं, जिनका नाम है बूढ़ी काकी. तो बूढ़ी काकी मित्रों एक ऐसा पाठ है कि जो वृद्धावस्था में जो लोग होते हैं तो कुछ लोग उनका तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं. तो उसके ऊपर ये पाठ है मित्रों. तो पाठ के हम सबसे पहले लेखक के बारे में जानकारी लेंगे. हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था. उनका मूल नाम था धनपत राय. शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था. प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे. बाद में शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे. स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े. वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है. अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे. उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे, बाल उपयोगी साहित्य की रचना भी की. गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमेश्वरम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास है. तो मित्रों यहाँ पे गोदान हम देखते हैं तो गोदान के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है. मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित है. प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं. कुछ विचार, कलम और तलवार, त्याग आदि उनके निबंध संकलन है. तो मित्रों बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं. यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है. तो विद्यार्थी मित्रों अब हम पाठ के अंदर देखने जाएंगे. बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है. तो मित्रों यहाँ पे हम देखते हैं कि लेखक यहाँ पे कहता है कि जो बुढ़ापा होता है बराबर, वो बचपन का पुनरागमन हुआ करता है. कि बचपन में जैसे बच्चा होता है वैसे ही उसी तरह ही मित्रों बुढ़ापे में व्यक्ति बचपन की तरह एक बच्चे की माफिक हो जाता है. बूढ़ी काकी में भी जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही. समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे. जमीन पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते. भोजन का समय टल जाता था, उसकी मात्रा कम होती थी अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती. और उनका रोना सिसकना साधारण होना न था. वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी. उनके पति को स्वर सिधारे बहुत वक्त हो चुका था. बेटे तरुण होकर चल बसे थे. अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था. तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ हम देख सकते हैं कि जो बूढ़ी काकी है वो एक वृद्ध थी और कोई भी वस्तु या चीज़ बाहर से आती थी और उनको नहीं मिलती थी तो वे रोती थी. और उनका रोना कोई साधारण रोना न था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, क्योंकि उनके पति का स्वर सिधारे हुए वक्त हो चुका था और उनके बेटे भी तरुण होकर वो भी मर चुके थे, चल बसे थे. और सिर्फ अब एक भतीजा ही था, उसके सिवा और कोई न था. उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी. बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए. देखिए मित्रों यहाँ पे बुद्धिराम है वो उनका भतीजा है. बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे. यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था. लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे. कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था. देखो मित्रों यहाँ पे एक वृद्धा को कैसे परेशान किया जा रहा है. कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता.
काकी चीख मारकर रोती, काकी माने बूढ़ी काकी। परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती थी, अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ चबे न बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। लाडली जो कि बुद्धिराम की बेटी थी, यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं भी सुलभ थी। इस स्वार्थनुकलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शरणाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। रूपा की जो बुद्धिराम की बीवी है, भट्ठिया पर कढ़ा चढ़े थे, एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशुकन के डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़िया की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी ऊपर बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्होंने इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले सम्मुख बैठने में होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, बूढ़ी काकी बात बहुत ही मज़ेदार है और हम यहीं तक देखेंगे और इसके बाद दूसरा अंश हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे।